Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. We are here with our lecture number 29 and let's discuss what we did in the last lecture. Last lecture में हमने ज्यादा जो बात की थी वो यूनियन के बारे में की थी कि यूनियन क्या चीज होती है. Then we discussed the impact of unionization. Then we moved on to why employees join unions. Then union shops क्या होती हैं, union agencies क्या होती हैं, और फिर हमने collective bargaining के बारे में बात की कि collective bargaining क्या होती है, इसके objectives क्या हैं, इसका scope क्या है. And then in the final slides we discussed about collective bargaining process. Now unions जो हैं, थोड़ा सा इसको recap करते हैं. Unions जो हैं ये ऐसे group of workers हैं जो मिलके मैनेजमेंट के साथ negotiations करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं एम्प्लॉइज के राइट्स को और उनकी जो भी डिमांड्स होती हैं उनको फुलफिल करवाते हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट. और इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है. इस फंक्शन को परफॉर्म करने को कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं. नाउ इम्पैक्ट ऑफ यूनियनाइजेशन, कि यूनियनाइजेशन से जो यूनियंस बनती हैं इससे फायदा क्या होता है और इसका असर क्या होता है. तो सबसे पहले हमने देखा कि वेज एंड सैलरी जो है ये इनकी सबसे बड़ी डिमांड होती है. और उसमें हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस की कि अगर आपकी सैलरी 1000 रुपीज है और उसको आपने इंक्रीज करवाना है तो आप मैनेजमेंट के साथ निगोशिएशंस करेंगे और अपनी डिमांड उनको बताएंगे और फिर निगोशिएशन के बाद आपकी से सैलरी या पे जो है उसमें इंक्रीज आता है, डिक्रीज आता है, नहीं इंक्रीज आता, जो भी है वो फिर बाद में रिजल्ट्स क्या आते हैं, दैट डिपेंड्स. फिर हमने बात की कि आवर्स पे कि नंबर ऑफ आवर्स कितने काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उस पर निगोशिएशन हो सकती है कि अगर आप 9 आवर्स काम कर रहे हैं तो उस पर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं कि हमने 8 आवर्स काम करना है. यूनियन क्या कर रही है, यूनियन उन सारे एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रही है एज अ लीगल बॉडी. देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट के टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उस पर यूनियन बात करती है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो वो सारा जो है हमने देखा कि यूनियन इसको देखती है. देन यूनियन का एक और बहुत बड़ा फंक्शन है कि वो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग को, मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन को, मैनेजमेंट की पावर को लिमिट करती है, कम करती है. फिर हमने ये डिस्कस किया कि एम्प्लॉइज को यूनियन ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है, व्हाई एम्प्लॉइज ज्वाइन यूनियंस. तो हमने कहा कि हायर वेजेस एंड बेनिफिट्स, कि जब वो यूनियन ज्वाइन करते हैं तो उनको वेजेस एंड बेनिफिट जो हैं वो हायर मिलते हैं बिकॉज वो निगोशिएशन कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ. देन वी टॉक्ड अबाउट ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी बिकॉज हायरिंग, फायरिंग एंड प्रमोशंस विदाउट द कंसेंट ऑफ यूनियन करना मैनेजमेंट के लिए बहुत मुश्किल काम है. तो उसमें जब वो देखते हैं कि न्यू हायरिंग हो रही है और हो सकता है किसी को फायर करें तो देन दे गो फॉर स्ट्राइक्स या जो भी उनके पास टैक्टिक्स होती हैं वो यूज करके उस हायरिंग फायरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. देन इन्फ्लुएंस ओवर वर्क रूल्स, जो काम करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं यूनियन का उस पर बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है बिकॉज उनके पास निगोशिएशन पावर होती है, उनके पास बार्गेनिंग पावर होती है विद द मैनेजमेंट. तो ये हमने चीजें देखी. देन फिर देखा कि कई लोगों को, कई एम्प्लॉयज को इसलिए भी यूनियन ज्वाइन करनी पड़ती है कि कंपल्सरी मेंबरशिप का एक एलिमेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में कि लेट्स सपोज आपने एक जॉब ज्वाइन की है, आपको वो टाइम दे देंगे कि आफ्टर 30 डेज और आफ्टर 60 डेज और जो भी टाइम उन्होंने रखा हुआ है, अगर तब तक आप यूनियन ज्वाइन नहीं करते तो यू विल बी कंसिडर्ड एंड यू विल बी टर्मिनेटेड. यू विल बी कंसिडर्ड टर्मिनेटेड, आपकी जॉब खत्म हो जाएगी बिकॉज यूनियन को ज्वाइन करना कंपल्सरी है. तो अगर आप नहीं कर सकते तो आप उस जगह पे जॉब भी नहीं कंटिन्यू कर सकते. देन हमने बात की कि यूनियन शॉप्स क्या होती हैं. यूनियन शॉप्स का फिर हमने कहा कि उसमें कुछ ओपन शॉप्स होती हैं, कुछ कंपल्सरी जो है यूनियन मेंबरशिप होती है. तो ओपन शॉप्स ऐसी जगह हैं और शॉप्स को हमने इससे पहले डिस्कस किया कि शॉप्स हम यहां कंसिडर कर रहे हैं बिजनेस प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, वर्क प्लेसेस, उनको हम शॉप्स कह रहे हैं. तो हमने कहा कि ओपन शॉप्स होती हैं जहां एम्प्लॉय की मर्जी होती है कि वो ज्वाइन करे और एम्प्लॉय की मर्जी होती है कि वो ज्वाइन ना करे. लेकिन कई जगहों पर फिर ये होता था कि एम्प्लॉय ने ज्वाइन नहीं किया यूनियन को, स्टिल ही और शी विल हैव टू पे द यूनियन फी और द यूनियन ड्यूज. उनके पैसे यूनियन के जो हैं वो उनको देने पड़ेंगे. तो ये था. फिर हमने एजेंसी शॉप्स का भी कॉन्सेप्ट देखा और देन वी मूव्ड ऑन टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि जो बार्गेनिंग, जो निगोशिएशन, जो ये प्रोसीजर यूनियंस फॉलो करती हैं अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए,
अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कह देते हैं। बट इसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या थी कि ऐसी बार्गेनिंग हो जिसमें एक पार्टी एटलीस्ट ग्रुप हो, एक पार्टी ऐसी हो जिसमें लोग कलेक्ट होके आए और दूसरी पार्टी जो है वो सिंगल बॉडी हो सकती है। लाइक हमने डिस्कस किया था कि यूनियन बनी होती है, यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स। तो वो ग्रुप ऑफ वर्कर जब बार्गेनिंग करता है विद द मैनेजमेंट, विद द अदर बॉडी, विद द अदर पार्टी, तो उसको हम कह देते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। फिर हमने कहा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का स्कोप क्या है और कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो उसमें नॉर्मली जो 4-5 कैटेगरीज हमने देखी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि एक तो वेजेस के लिए आप निगोशिएशन करते हैं, जो सैलरी होती है, पे होती है, पैसे जो आपको कॉम्पनसेशन मिलती है, कि उसको इंक्रीज करवाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, या बेनिफिट्स को इंक्रीज कराने के लिए, या डिफरेंट बेनिफिट्स को जो है अवेल करने के लिए आप बार्गेनिंग करते हैं। देन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पे आप बार्गेनिंग करते हैं। देन नंबर ऑफ आवर्स पे बार्गेनिंग करते हैं कि इतने आवर्स आप काम करेंगे, इतने आवर्स काम नहीं करेंगे, या इतने आवर्स का ये रेट होगा और इतने आवर्स का ये रेट होगा। ये सारी बार्गेनिंग जो है विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ आप मैनेजमेंट के साथ करते हैं एज अ यूनियन, एज अ ग्रुप, उसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। फिर इनका बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसीजर, ग्रीवियंस प्रोसीजर, जो आज हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे कि कंप्लेन को रेजोल्यूशन करवाने का, कंप्लेन को रिजॉल्व कराने का क्या प्रोसेस है और वो किन स्टेप्स से होती है और किस तरीके से उसको रिजॉल्व कराया जाता है। एंड ऑल्सो इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस, कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। तो हमने पहले तो ये कहा कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कि अगर आपका एक ग्रीवियंस या एक कलेक्टिव बार्गेनिंग की निगोशिएशन हो गई है, that does not mean the process ends there, the process again continues from the beginning। तो उसके स्टेप्स देख लेते हैं। उसमें हमने कहा कि सबसे पहले प्रेपरेशन करनी होती है। तो प्रेपरेशन में क्या होता है, फैक्ट्स इकट्ठे करने होते हैं, स्ट्रैटेजी बनानी होती है, देखना होता है कि आपका जो कंपेटिटर है, द अदर पार्टी, विच इज जो एम्प्लॉयज के लिए मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट के लिए अदर पार्टी उनके एम्प्लॉयज हैं या यूनियंस है, देखना होता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, फिर उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो प्रेपरेशन में फैक्ट गैदरिंग का जो प्रोसेस था वो क्या था कि आपने जो भी डिमांड करनी है उसके पीछे आपके पास फैक्चुअल डाटा होना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल फिर रिवाइज करते हैं कि 1000 रुपीज से अगर 1200 सैलरी आपने चेंज करनी है कि 200 रुपीज इंक्रीज हमारी सैलरी में करें, तो उसके लिए आपके पास फैक्चुअल फिगर्स होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन जो है वो हो गई है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई है, कीमतें ज्यादा हो गई हैं चीजों की, दैट इज वाई यू आर डिमांडिंग योर रेज इन सैलरी। तो इस तरीके से फैक्ट आप कैलकुलेट कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। देन निगोशिएशंस, या आप टेबल पे बैठ के निगोशिएट करते हैं। कुछ बातें आपकी मानी जाती हैं, कुछ मैनेजमेंट की मानी जाती हैं। मिडल ऑफ द रोड अप्रोच नॉर्मली यूज होती है। और इसमें हमने कहा था कि नॉर्मली जो डिमांड्स होती हैं वो मोर देन एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्ट आप कुछ और कर रहे होते हो और डिमांड्स कुछ और करते हो, ताकि अगर आप ज्यादा मांगोगे तो उसमें प्रेशर मैनेजमेंट की तरफ से या डिफरेंट पार्टीज की तरफ से आएगा, तो आप एटलीस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो गेन कर लोगे। देन वी टॉक्ड अबाउट कि इसमें नेक्स्ट प्रोसेस अग्रीमेंट का होता है, कि अगर अग्रीमेंट हो जाता है दोनों पार्टीज के दरमियान, ओरल होता है और फिर उसको आप रिटर्न में शिफ्ट कर देते हैं जिसपे सिग्नेचर्स हो जाते हैं। बट बिफोर दैट आप यूनियन रेटिफिकेशन करते हैं कि अगर आप, बिकॉज आप जो डिमांड करते हैं वो सारी की सारी डिमांड्स तो पूरी होना मुश्किल है, उसमें से कुछ डिमांड्स पूरी हो जाती हैं, कुछ डिमांड्स पूरी नहीं होती। तो जो डिमांड्स पे आपका एंड पॉइंट अग्रीमेंट होता है उसको आप रेटिफिकेट करते हैं, दोबारा उसको ठीक करते हैं, और ठीक करके फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं कि फिर वो कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंटेबल हो जाता है और फिर दोनों पार्टीज को उसको फॉलो करना होता है। और अगर ये सारा काम प्रॉपर्ली हो जाता है तो यूनियन देन प्रिपेयर फॉर अनदर बार्गेनिंग, कि उसने नेक्स्ट नेगोशिएशन क्या करनी है। तो ये हमने बार्गेनिंग का सारा प्रोसेस जो है वो पढ़ा था कि किस तरीके से बार्गेनिंग हो सकती है। अब इसी टॉपिक के जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं या नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं इसमें, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अगेन आवर टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग लेबर रिलेशंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीवियंस प्रोसीजर। ग्रीवियंस प्रोसीजर को हम शुरू करते हैं, बट उससे पहले हमें पता तो होना चाहिए ग्रीवियंस क्या है। तो ग्रीवियंस
is a complaint resolving process contained in union contracts. अभी हम बात करके आ रहे हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. तो यूनियन का और मैनेजमेंट का जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इन्होंने आपस में, जिस पे एग्रीमेंट हुआ है, जो रेटिफिकेशन के बाद हुआ है, दोनों अग्री पार्टी कर गई हैं कि ये रूल्स होंगे, ये रेगुलेशंस होंगे. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो लिखा होता है वो ये लिखा होता है कि कंप्लेंट अगर एम्प्लॉय को है तो वो किस तरीके से रिजॉल्व होगी. दैट इज कॉल्ड अ ग्रीवियंस प्रोसीजर. कि अगर एम्प्लॉय है एक, वो फील करता है कि उसको ये कंप्लेन है मैनेजमेंट से, तो वो किस तरीके से उसको रिजॉल्व करवाएगा, उसके क्या स्टेप्स होंगे, उसके क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होगी. नाउ कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंटरप्रेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड ग्रीवियंस रेजोल्यूशन. अब किस तरीके से होती है उससे हमें पहले देखना पड़ेगा ग्रीवियंस का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व हो जाती है. ग्रीवियंस प्रोसीजर्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड आउटलाइन द स्टेप्स फॉर रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स एज क्विकली एज पॉसिबल बाय स्टार्टिंग एट द लोएस्ट लेवल विद द इमीडिएट सुपरवाइजर. अब नेक्स्ट हम डायग्राम में एक में स्टडी करेंगे और उसमें डिटेल में देखेंगे, बट यहां आप ये देखें कि इट्स अ प्रोसेस विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट. किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? बिटवीन द यूनियन एंड द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट और यूनियन ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है. उस कॉन्ट्रैक्ट में सारे स्टेप्स, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि किस तरीके से, किन स्टेप्स से और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि आपने ग्रीवियंस को सॉल्व करवाना है. और नॉर्मली जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, दे यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लेवल इमीडिएट सुपरवाइजर के साथ. ये हमने एक दफा डिस्कस भी किया था कि अगर कोई प्रॉब्लम होती तो सबसे पहले आप इमीडिएट सुपरवाइजर के पास जाते हैं, देन द नेक्स्ट लेवल एंड देन द नेक्स्ट लेवल. स्टेप बाय स्टेप आप ग्रीवियंस को इंप्रूव करते हैं. अगर आपका कंप्लेन सॉल्व नहीं होती, आपकी कंप्लेन जो है उसको नहीं देखा जाता, देन यू गो ऑन द अपर लेवल एंड देन द अपर लेवल. तो ये क्या तरीका है, किस तरीके से हम करते हैं, वो अभी डायग्राम में हम देखते हैं. इसमें आगे ये है कि अगर तो आपने सारे के सारे प्रोसेसेस फॉलो कर लिए हैं और आपकी कंप्लेन को रिजॉल्व नहीं किया गया, देन यू हैव वन वे ऑफ डूइंग इट. क्या? ग्रीवियंस रेजोल्यूशन थ्रू द आर्बिट्रेशन. वो आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले यहां स्लाइड्स पे देख लेते हैं कि यहां क्या हमें पता चलता है. ग्रीवियंस आर्बिट्रेशन इज टिपिकली द फाइनल स्टेप इन द ग्रीवियंस प्रोसेस. ग्रीवेंस प्रोसेस में सबसे फाइनल स्टेप जो है वो ये आर्बिट्रेटर का होता है कि आर्बिट्रेशन कर लेते हैं. आर्बिट्रेटर कौन होता है, आर्बिट्रेशन क्या होती है, मैं भी आपको समझाता हूं. डिस्प्यूट्स दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड आर रिजॉल्व्ड बाय एन आर्बिट्रेटर और थर्ड पार्टी हुज डिसीजन इज फाइनल. नाउ लेट्स मूव टू आवर डायग्राम. हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, सी दैट it is a step-wise process. It starts from step 1, step 2, step 3, step 4 and then step 5. Now, step 1 starts from here. This is step 2, this is step 3, this is step 4 and 5. Again, you just have to see that this is step 1, this is 2, this is 3, this is 4 and then this is 5. It is on both the sides. अब Maybe this diagram looks a little confusing, लेकिन इसको आप मेरे साथ समझेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी. Let's suppose this is an employee. ये employee है हमारे पास, इसको कोई कंप्लेन है या यूनियन स्टीवर्ड है जो यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है एट अ वेरी स्मॉल लेवल. इनको कोई कंप्लेन है, दे आर गोइंग टू टेल दिस कंप्लेन टू देयर इमीडिएट सुपरवाइजर. सो ये एक डायरेक्शन बनेगी फर्स्ट स्टेप में. First step में what is happening? We already said that we are going to start from the lowest level and then we are gradually will move towards the highest level and then the final level is going to be by arbitration. Let's discuss it later. Now first step is कि जो भी आपको कंप्लेन है वो आप अपने सुपरवाइजर को बताएं. अगर तो सुपरवाइजर आपका सेटलमेंट कर देता है उस कंप्लेन की, तो यू आर गोइंग टू से यस, it has been settled down, the process ends here.
The process does not continue more. The rest of the process is useless because the complaint has already been resolved by the supervisor. Maybe it was a supervisor level complaint कि उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना था किसी टॉप मैनेजमेंट को, इसकी डिस्क्रिप्शन थी सुपरवाइजर की, इसने सॉल्व कर दिया आपकी कंप्लेन एंड यू हैव बीन सेटिस्फाइड. नाउ व्हाट इफ सुपरवाइजर आपकी कंप्लेन सॉल्व नहीं कर सकता, आप रिजॉल्व नहीं कर सकता. इफ नॉट, अब यहां देखें कि नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, एम्प्लॉय की तरफ से अग्रीमेंट नहीं हुआ. जो सुपरवाइजर ने कहा वो एम्प्लॉय ने नहीं माना, नो. और द अदर ऑप्शन इज कि सुपरवाइजर ने आपकी बात नहीं मानी. तो इफ बोथ ऑफ देम डज नॉट एग्री और इवन वन ऑफ देम डज नॉट एग्री, देन यू विल मूव ऑन टू योर सेकेंड स्टेप. नाउ इट कम्स द सेकेंड स्टेप, जिसमें क्या होगा कि अब क्या हुआ है, आप यहां देखें कि आप दूसरे लेवल पे चले गए हैं. अब इस एम्प्लॉय ने अपने स्टीवर्ड को और चीफ स्टीवर्ड को जो है वो बताया है और चीफ स्टीवर्ड इसमें इन्वॉल्व हो गया. नाउ द हायर लेवल, फर्स्ट ओनली यूनियन स्टीवर्ड था, अब यूनियन स्टीवर्ड, एम्प्लॉय एंड चीफ स्टीवर्ड जो है वो इन्वॉल्व हो गया है. दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पहले सिर्फ सुपरवाइजर था, अब सुपरवाइजर है और लेबर रिलेशन स्पेशलिस्ट है. नाउ both the parties have moved a step ahead, a step at a more senior level. First, it was between the employee and the supervisor. It did not solve the problem. One of the parties or both the parties did not agree. Now they have moved to the upper level and they have included, एक पार्टी ने चीफ स्टीवर्ड को इंक्लूड कर लिया, दूसरी पार्टी ने लेबर रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट को इंक्लूड कर लिया है. The problem, the grievance, the complaint has gone to the upper level. अब यहां अगर तो फिर वही प्रोसीजर फॉलो हुआ कि अगर तो सेटलमेंट हो गई है, यस सेटलमेंट हो गई है, देन द प्रोसेस इज गोइंग टू एंड हेयर, खत्म हो जाएगा बिकॉज द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड और खत्म हो गया, सेटल हो गया. बट अगेन इफ दिस पार्टी डजंट एग्री और दिस पार्टी डजंट एग्री और बोथ द पार्टीज डज नॉट एग्री, द कंप्लेन विल मूव a step further, एक और स्टेप ऊपर चली जाएगी. किसके पास चली गई? थर्ड पार्टीज आर कौन कौन है? अब ये देखें कि पार्टीज ऐड हो रही हैं. पहले सिर्फ एम्प्लॉय और यूनियन स्टीवर्ड था, यहां एम्प्लॉय, यूनियन स्टीवर्ड एंड चीफ स्टीवर्ड आ गया. यहां एम्प्लॉय, स्टीवर्ड, यूनियन एंड ग्रीवियंस कमेटी आ गई है पूरी, जो यूनियन ने फॉर्म की होगी. अब इधर भी ऐसी चेंज आ गया कि लेबर रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट था एंड प्लांट फैसिलिटेटिंग मैनेजर जो है उनके पास कंप्लेन चली गया बिकॉज इन दोनों के साथ, इस लेवल के साथ एंड इस लेवल के साथ आपका अग्रीमेंट नहीं हो सका. सो यू हैव मूव्ड टुवर्ड्स द मोर अपर पार्ट. अब यहां भी सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि अगर तो सेटलमेंट हो जाती है, इट्स ओके, द प्रोसेस इज गोइंग टू एंड हियर, व्हिच मींस द ग्रीवियंस हैज बीन रिजॉल्व्ड, द ग्रीवियंस, द कंप्लेन हैज बीन सेटल्ड डाउन, खत्म हो जाता है प्रोसेस. बट इफ अगेन दिस पार्टी डज नॉट एग्री or this party does not agree or both the parties does not agree, the complaint will even move to a higher level. वो कौन है? एम्प्लॉय है, ग्रीवियंस कमेटी है, नेशनल यूनियन रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है. सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक कंट्री के लिए तो नेशनल लेवल होगा. अब जो नेशनल लेवल रिप्रेजेंटेटिव वो आ गया और प्लस दूसरी पार्टी में क्या हुआ है कि अब ये लोअर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट से निकल के बाद जो है सीनियर मैनेजमेंट को आ गई है. नाउ the parties have been going up. जो यूनियन की है या एम्प्लॉय की पार्टी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने टॉप मैनेजमेंट की तरफ जा रही है और जो मैनेजमेंट है वो भी अपनी टॉप मैनेजमेंट की तरफ जा रही है. नाउ अगेन द सेम प्रोसेस, इफ दे आर गोइंग टू सेटल डाउन दिस प्रॉब्लम, देन यस द प्रोसेस इज गोइंग टू एंड हियर, इट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड. बट नाउ दिस इज द लास्ट प्रोसेस where both the parties can negotiate. Even if at this point both the parties does not agree, no, the other party also says no, or one of the parties say no, then the matter is going to go to the arbitrator. Now first, try and understand what an arbitrator is. It's a legal term, first of all. Secondly, whenever you are making a contract and you are laying down your
ग्रीवियंस प्रोसेस मेथड कि किस तरीके से आपने ग्रीवियंस को रिजॉल्व करना है, तो आप एक आर्बिट्रेटर का नाम दे देते हैं इसी कॉन्ट्रैक्ट में, इसी ग्रीवियंस प्रोसेस में। इट इज ऑलरेडी डिफाइंड कि देयर इज पार्टी ए एंड देयर इज पार्टी बी। ये दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व। आप कहते हैं कि अगर ए जो है, आपने ये स्टेप्स देखे कि पहले स्टेप पे बात हुई, दूसरे पे हुई, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे नहीं सॉल्व हुई, एंड तक नो 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 होता गया। 4 नोज हैव बीन डन ऑलरेडी। अब आप कॉन्ट्रैक्ट में ये करते हैं, साइन करते हैं कि पर्सन सी और पोस्ट सी जो है, ही और शी इज गोइंग टू बी अ न्यूट्रल पर्सन। न्यूट्रल पर्सन का मतलब यह है कि ना वो मैनेजमेंट की फेवर होगा, ना वो एम्प्लॉयज की फेवर में होगा। ही इज अ न्यूट्रल पर्सन, ही इज अ थर्ड पार्टी। आपने ये डिसाइड किया होता है कि कौन सा बंदा या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा ग्रुप हमारा आर्बिट्रेटर होगा। तो आर्बिट्रेटर क्या करता है कि इन दोनों पार्टीज को बिठा लेता है, दोनों की ग्रीवियंसेस सुनता है, दोनों की कंप्लेन सुनता है, दोनों की हियरिंग करता है विद फैक्ट्स, एविडेंस, स्ट्रेटजीज, जो भी चीजें हैं सारी, और कहां कहां डिसएग्रीमेंट्स हैं वो सुनता है। और अगर यहां भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता कि आर्बिट्रेटर फिर अपने कमेंट्स दे देता है कि कौन सी पार्टी ज्यादा गलत है, कौन सी पार्टी ज्यादा ठीक है, और कोई किसी ना किसी निगोशिएशन पे ले आते हैं। बट इफ इवन द आर्बिट्रेटर इज फेल्ड, उससे भी ये काम नहीं हो रहा, उससे भी ग्रीवियंस रिजॉल्व नहीं हो रहा, देन द मैटर कैन गो टू द कोर्ट। यहां फिर कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है, या फिर डिफरेंट तरीके से और जो रेमेडीज हैं और रिजल्ट्स जो हैं वो निकल आते हैं। नाउ वी हैव in very much detail covered the grievance process. Let's see these things in a little more detail. उससे पहले मॉनिटरिंग का एक आ जाता है कि अगर ये ग्रीवियंस प्रोसेस तब काम कर सकता है जब मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो चलता रहे, विच इज व्हाट बोथ यूनियन एंड मैनेजमेंट कीप ट्रैक ऑफ हाउ इफेक्टिव द करंट कॉन्ट्रैक्ट इज एंड एनी नीड फॉर चेंजेस। करंट ट्रैक रखना का मकसद यह है कि उसको फॉलो करते रहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया था यूनियन ने एंड मैनेजमेंट ने, क्या वो ठीक है अभी तक, क्या दोनों पार्टीज उसको फॉलो कर रही हैं, क्या उसमें कोई चेंज की जरूरत है, क्या उसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत है। तो वो फिर ये उसको मॉनिटरिंग करती रहती हैं, जिस तरह आपका कंट्रोल का एक चक्कर होता है कि आप मैनेजमेंट फंक्शन में कंट्रोलिंग करते हैं, उसमें मॉनिटर करते हैं चीजों को कि चीजें ठीक हो रही हैं कि नहीं हो रही, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो क्या फॉलो हो रहा है, क्या उसमें चेंजेस की जरूरत है, क्या उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, ये आप देखते रहते हैं साथ साथ। दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज बोथ दीज पार्टीज आर इन्वॉल्व। और गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से इन्होंने ये बनाया होता है। नाउ फेलियर टू रीच एग्रीमेंट, लेट्स सपोज दोनों पार्टीज दे सैट टुगेदर, दे डिस्कस्ड देयर थिंग्स, आर्बिट्रेटर आ गया है और फिर भी इनका जो है वो किसी कंक्लूजन पे, किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचे, तो उसकी फिर डिफरेंट जो है रिजल्ट्स या डिफरेंट जो है उसके जो आउटकम्स हैं वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्राइक्स। कौन सी स्ट्राइक्स? एक तरीका ये है कि इकोनॉमिक स्ट्राइक्स हो जाएंगी, वो क्या है अभी हम पढ़ लेते हैं। देन वाइल्ड कैट स्ट्राइक्स हैं, देन लॉकआउट्स हैं। अब इकोनॉमिक स्ट्राइक्स क्या है? आप देखें कि एन इम्पास that results from labor and management's inability to agree on the wage, hours and the term of condition of a new contract. Employees ने कोई डिमांड की या मैनेजमेंट ने कोई डिमांड की एम्प्लॉइज से, या एम्प्लॉइज ने डिमांड की मैनेजमेंट से, वाइस वर्सा। अगर नया कॉन्ट्रैक्ट जो है उस पर अग्रीमेंट नहीं हो रहा, जो अभी हम प्रोसेस पढ़ के आ रहे थे वो क्या थे कि हर लेवल पे आपका अग्रीमेंट होना लाजमी है, अदरवाइज नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर सारे लेवल्स अचीव करने के बाद अग्रीमेंट नहीं हो रहा, तो फिर क्या क्या ऑप्शंस हैं एम्प्लॉइज के पास, या क्या क्या नॉर्मली प्रैक्टिसेस हैं जो एम्प्लॉइज करते हैं, और क्या प्रैक्टिसेस हैं जो एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट करती है। तो उसमें सबसे पहले है इकोनॉमिक स्ट्राइक्स। तो ये करते हैं आपके एम्प्लॉइज, ये इसमें मेन डिफरेंस देखते रहे, एम्प्लॉइज करते हैं और एम्प्लॉइज की तरफ से किया जाता है। होता क्या है? एन इम्पास दैट रिजल्ट्स फ्रॉम लेबर एंड मैनेजमेंट्स इनएबिलिटी टू अग्री ऑन द वेजेस, आवर्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस
ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब सबसे पहले इसमें वर्ड इम्पास को समझना जरूरी है। इम्पास का मतलब है किसी भी एक्टिविटी को रोक देना, पॉज पे ले आना। अब ये एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि यूनियन जब देख लेती है कि हमारा एग्रीमेंट नहीं हो रहा मैनेजमेंट के साथ, तो यूनियन अपने वर्कर्स को कहती है कि दे शुड स्टॉप वर्किंग, दे शुड नॉट वर्क एनी मोर। काम छोड़ के चले जाएं, जॉब्स छोड़ दें, टेम्पररीली मे बी परमानेंटली। बट ये क्या होता है, ये एक थ्रेट करने का तरीका है मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट आपकी बात मान ले। बिकॉज जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगी या जो भी कस्टमर रिलेशनशिप बंद हो जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन रुक जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन पॉज पे आ जाएगी, उसकी एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी। उन एक्टिविटीज को खत्म होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, उसके प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, वो सेल नहीं कर सकती। तो इस तरीके से क्या अब नुकसान क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन थ्रेट में आ सकती है और उसके एग्रीमेंट या दोबारा निगोशिएशन कर सकती है। बट ये है कि और इसके अलावा भी तरीके हैं, और इन स्ट्राइक्स में ये बहुत जरूरी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो। जब भी आप स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया हुआ है तो फिर आप किस चीज पे स्ट्राइक कर रहे हैं, आपका तो अग्रीमेंट जो है वो मतलब नहीं हो रहा ना, तो अग्रीमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो एटलीस्ट वैलिड हो आपका। देन वाइल्ड कैट स्ट्राइक्स हैं, वो क्या है, एन अनऑथराइज्ड एंड इलीगल स्ट्राइक दैट अकर्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब कई दफा ये होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बना के आपने उसमें डिसाइड कर लिया कि फॉर द नेक्स्ट ईयर आप जो है वो 1200 रुपीज के काम करेंगे, लेकिन अब आपको ये 1200 किसी तरीके से मंजूर नहीं है एम्प्लॉइज को, तो आप इस पे स्ट्राइक करते हैं। आप थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट को वो कर रहे हैं, इन्वेड कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप उसकी ट्रू स्पिरिट को खत्म कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अग्रीड और कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल एग्जिस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट वही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हुआ। ये क्या था, नया कॉन्ट्रैक्ट अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं हो रही तो आप कहते हैं बस काम बंद कर दें, हम नहीं काम करते बिकॉज हमारी नई शर्तें जो है वो माने। और ये क्या है कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में वॉकआउट्स कर जाते हैं लोग, चुप करके काम छोड़ के चले गए, इसको वाइल्ड कैट स्ट्राइक कह देते हैं, टू शो कि हम डिससैटिस्फाई हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद ऑर्गेनाइजेशन, विद द मैनेजमेंट। तो ये दूसरी किस्म की स्ट्राइक्स हैं। अब ये जो दो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं एम्प्लॉइज की, ये ऑप्शंस एम्प्लॉइज यूज कर सकते हैं। कौन यूज कर सकता है, एम्प्लॉइज, और नॉर्मली यूज करते हैं। अब जो थर्ड टैक्टिक है विच इज लॉकआउट, जो आपको वर्ड भी खुद भी बता रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनियन के मेंबर्स के लिए लॉकआउट कर देती है, वो फैक्ट्रीज बंद कर देती है। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ यूनियन के मेंबर्स के लिए। जो लोग उनसे इलीगल या कोई गलत डिमांड कर रहे होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन समझती है कि ये गलत डिमांड कर रहे हैं, उनके लिए वो लॉकआउट कर देते हैं, उनको बंद कर देते हैं। अब इसके पीछे एक जो रैशनल है वो ये है कि जब आप एग्जिस्टिंग स्ट्राइक्स, एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉइज हैं आपके, वो स्ट्राइक पे जाते हैं, आप में भी उनसे निगोशिएट करने की कोशिश करते हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए मैनेजमेंट, लेकिन उनकी निगोशिएशंस इतनी हाई हैं कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करते हैं, लॉ आपको इजाजत देता है डिफरेंट कंट्रीज में कि आप रिप्लेसमेंट कर लें। ऑब्वियसली इतना इजी तो नहीं होता, अगर 100-200 वर्कर्स एट अ टाइम छोड़ देते हैं, आपको स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो इट्स नॉट दैट इजी कि एकदम आप 100 बंदा जो है वो हायर कर लें। इट्स अ लॉन्ग, इट्स अ लेंथी प्रोसेस, तो उतनी देर आपको नुकसान तो होता रहता है। बट नाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन रिप्लेस द वर्कर्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं। अब रिप्लेस करने के लिए जो सबसे पहली इंडिकेशन होती है, क्योंकि स्ट्राइकर्स भी अंदर से तो इनसिक्योर होते ही है ना कि हमारी जॉब्स चली जाएंगी, वो तो सिर्फ थ्रेट कर रहे होते हैं मैनेजमेंट को, लेकिन मैनेजमेंट के पास एक टैक्टिक होता है कि वो लॉकआउट कर देते हैं, कहती ठीक है, यू डोंट वांट टू वर्क, डोंट वर्क, हम रिप्लेसमेंट्स कर लेते हैं, हम न्यू हायर कर लेते हैं लोग। तो ये जो लॉकआउट होता है, दिस इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्राइकर्स। जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी जगह अगर आपने रिप्लेसमेंट करना है तो फर्स्ट आप अब क्या हो रहा है, अब ऑर्गेनाइजेशन थ्रेट कर रही है एम्प्लॉइज को या यूनियन को
कि ठीक है अगर आप नहीं काम करना चाहते तो ठीक है, हम नए बंदे रख लेते हैं, हम नए हायर कर लेते हैं। तो ये अब डिफरेंट टैक्टिक्स हैं जो मैनेजमेंट एंड यूनियन यूज करती है अपने अपने हिसाब से अपने एग्रीमेंट्स को फुलफिल कराने के लिए, अपनी डिमांड्स को किसी उस पे लाने के लिए कि वो मान जाए। मैनेजमेंट चाह रही होती है एम्प्लॉइज मान जाए, एम्प्लॉइज चाह रहे होते हैं मैनेजमेंट मान जाए। तो इस तरीके से ये फर्स्ट स्टेप होता है। वो क्या है? अ सिचुएशन इन लेबर मैनेजमेंट नेगोशिएशंस वेयर बाय मैनेजमेंट प्रिवेंट्स यूनियन मेंबर्स फ्रॉम रिटर्निंग टू वर्क। एक दफा वो स्ट्राइक करके चले गए, मैनेजमेंट ने कहा इनके लिए दरवाजे बंद कर दो, वी वॉन्ट अलाउ दीज यूनियन मेंबर्स, इनफ इज इनफ, खत्म, आप चले जाओ, वी आर गोइंग टू रिप्लेस। तो ये अब उनको टैक्टिक से, डिफरेंट टैक्टिक से उनको प्रेशराइज कर रहे हैं वर्कर्स को, और वर्कर्स क्या करते हैं? स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं। एकदम प्रोडक्शन बंद हुई, सारी चीजें कोलैप्स कर गई, तो फिर कई दफा मैनेजमेंट उनकी बात मान लेती है, कई दफा एम्प्लॉइज उनकी बात मान लेते हैं, तो किसी न किसी कॉमन टर्म्स पे आके अग्रीमेंट हो जाता है। फिर कंसिलिएशन एंड मीडिएशन, इम्पास रेजोल्यूशन टेक्निक्स यूजिंग एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी टू हेल्प मैनेजमेंट एंड द यूनियन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। एक टेक्निक होती है कि जो आप है आर्बिट्रेटर को बुला लेते हैं या मीडिएटर को बुला लेते हैं। मीडिएटर भी वो होता है जो दो पार्टीज के दरमियान में मीडिएशन करा देता है, उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करवा देता है। नाउ ये होती कब कब है? फेलियर टू रीच एग्रीमेंट, स्ट्राइक्स वर्सेस लॉकआउट। ये मैंने ऑलरेडी आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिया है, बट लेट्स अगेन रीड इट। इकोनॉमिक स्ट्राइक्स, लेबर एंड मैनेजमेंट कैन नॉट रीच एग्रीमेंट बिफोर द करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स। ये भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर अभी नहीं हुआ, तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होना है उसके लिए आप ये कर रहे थे सारी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, तो नहीं हुआ, यू हैव गॉन ऑन अ स्ट्राइक। वाइल्डकैट, unauthorized and illegal strikes that occurs because of workers' dissatisfaction during an existing contract. अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अभी उसका काफी टाइम है और लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं, दे शो देयर डिससैटिस्फैक्शन, दैट इज अ वाइल्डकैट स्ट्राइक। इकोनॉमिक स्ट्राइक क्या है कि नेक्स्ट बनने वाला है, इट इज देयर बट नेक्स्ट बनने वाला है, आप उसकी डिमांड्स कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर वो आपकी डिमांड्स नहीं फुलफिल होती तो यू गो फॉर एन इकोनॉमिक स्ट्राइक। लॉकआउट्स, when organizations deny unionized workers access to their jobs during an impasse. impasse दोबारा से मैं आपको बताता जाऊं कि ऐसी सिचुएशन है जहां आप हर चीज को रोक देते हैं, जहां आप हर चीज को एक स्टॉप पे ले आते हैं, पॉज पे ले आते हैं। तो इस तरीके से ये इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। देन इम्पास रेजोल्यूशन टेक्निक्स हैं कि जब एक स्टॉपेज आया हो, एक पॉज आया हो, तो उसको रिजॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। वो क्या क्या हो सकती हैं? They are used when labor and management cannot reach agreement. Obviously, जब मैनेजमेंट का या लेबर का, मैनेजमेंट का और यूनियन का आपस में एग्रीमेंट नहीं होता, तो फिर आप क्या करते हैं? आप यूज करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स जिनसे ये रेजोल्यूशन करवा दी जाए, जिनसे ये काम ठीक हो जाए, एम्प्लॉइज काम करना शुरू कर दें, मैनेजमेंट में उनकी बात मानना शुरू हो जाए। उसमें सबसे पहले कंसिलिएशन एंड मीडिएशन जो डिस्कस कर चुके हैं हम, इन्वॉल्व्स अ थर्ड पार्टी to either keep negotiations going or make non-binding settlement recommendations. ये सिर्फ recommend कर सकता है। Normally ये क्या करते हैं कि दोनों को थोड़ा थोड़ा करीब ला के तो disagreement को resolve करा देते हैं। जो गलतियां मैनेजमेंट में होती हैं उनको बता देते हैं, जो गलतियां एम्प्लॉइज में या यूनियंस में होती हैं उनको बता देते हैं। दे मेक देम अग्री, दे मेक देम टुगेदर कि ठीक है आप अपनी ये चीजें रिजॉल्व करें और लेट्स वर्क, लेट्स स्टार्ट वर्किंग। तो फिर दोनों जो है आर्बिट्रेशन की रिकमेंडेशंस अगर मान लेते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेवल इनके पास होता है, दे कैन गो टू द कोर्ट। देन फैक्ट फाइंडिंग, अब कंसिलिएशन और मीडिएशन वाली टेक्निक हो सकती है पहले, और दूसरी फैक्ट फाइंडिंग हो सकती है। फैक्ट फाइंडिंग में क्या करते हैं? फैक्ट फाइंडिंग इन्वॉल्व्स अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु कंडक्ट्स अ हियरिंग एंड रेकमेंड्स अ नॉन बाइंडिंग सेटलमेंट्स। फैक्ट फाइंडिंग में मेन आप जो काम कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि आप, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट और यूनियन की आपस में बात हो रही है, मैनेजमेंट कहेगी कि ओके लेट्स हैव सम थर्ड पार्टी बिकॉज यू डोंट बिलीव अस, जो हम कह रहे हैं वो आपको सही नहीं लग रहा, लेकिन हमें ये लग रहा है कि आप गलत कह रहे हैं, तो लेट्स हैव अ थर्ड पार्टी जो बैठ के इस चीज को देखे कि अगर हम गलत कह रहे हैं तो हमें वो ठीक कर दे, अगर आप गलत कह रहे हैं तो आपको ठीक कर दे। तो एक टैक्टिक लड़ाई जाती है, या फिर यूनियन की तरफ से या एम्प्लॉइज की तरफ से आ सकता है कि नहीं हम आपकी बात ही मानते हैं, आपको थर्ड पार्टी लेके आए,
इस तरीके से भी जो है कई दफा रिकंसिलिएशन हो जाती है कि आर्बिट्रेटर आ जाता है। यहाँ फैक्ट फाइंडिंग एक तरीका है कि फैक्ट आप फाइंड करते हैं कि अगर तो फैक्चुअल बातें हैं मैनेजमेंट की ठीक, तो फिर मैनेजमेंट की मानी जाएंगी, अगर फैक्चुअल बातें ठीक हैं एम्प्लॉयज की, तो एम्प्लॉयज की मानी जाएंगी। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स जो आप यूज कर सकते हैं रेजोल्यूशन में। ओके, इंटरेस्ट आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन जो है उसको जब आप लेके आते हैं तो क्या होता है, इन्वॉल्व्स अ पैनल ऑफ वन न्यूट्रल, वन मैनेजमेंट एंड वन यूनियन रिप्रेजेंटेटिव हु हेयर टेस्टिमनी एंड रेंडर अ डिसीजन टू सेटल अ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन डिस्प्यूट। अब हुआ क्या है, किस तरीके से आप आर्बिट्रेशन को लेके आ सकते हैं, एक उसमें मैनेजमेंट का होगा बंदा जो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एक बंदा उसमें होगा न्यूट्रल और एक बंदा जो है वो एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो इसमें यूनियन आर्बिट्रेटर एंड योर मैनेजमेंट, ये तीन का एक पैनल बनता है जो बैठ के डिसाइड करता है, किस तरीके से हियरिंग करता है, सुनता है उनकी बात, सुन के और फिर जो ग्रीवियंस जो भी होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व करवा देता है। प्राइमरी इन पब्लिक सेक्टर बार्गेनिंग, जब पब्लिक सेक्टर बार्गेनिंग होती है तो उसमें नॉर्मली आर्बिट्रेटर का बहुत ज्यादा यूज होता है, आर्बिट्रेटर को बहुत दफा बुलाया जाता है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर में जरा जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो और बाइंडिंग होते हैं, उनमें ज्यादा लीगैलिटीज होती हैं। वर्कर्स के पास भी बार्गेनिंग पावर होती है और आपकी मैनेजमेंट के पास भी अच्छी खासी बार्गेनिंग पावर होती है, तो फिर कई दफा किसी एग्रीमेंट पे भी नहीं पहुंचती दोनों पार्टीज, तो उसको मेनली रिजॉल्व कराने के लिए जो है फिर इसका आर्बिट्रेशन का यूज जो है पब्लिक पार्टीज में, पब्लिक जो सेक्टर है उसमें ज्यादा किया जाता है। देन बाइंडिंग ओनली इफ देयर इज यूनानिमस एग्रीमेंट, ये बड़ा जरूरी है कि अब अगर लेट्स सपोज कि हमने देखा कि यूनियन का मेंबर आ गया था, दूसरा हमारे पास आर्बिट्रेटर आ गया था और तीसरा हमारे पास मैनेजमेंट का एक मेंबर आ गया था। अब ये जो आर्बिट्रेटर है इसने कुछ बातें इसको कहनी है, कुछ बातें इसको कहनी है और फिर किसी एक अग्रीमेंट पे आना है। बट अब यूनियन ने ये बातें माननी है कि ठीक है जो आर्बिट्रेटर कह रहा है सही कह रहा है, और मैनेजमेंट ने ये बातें नहीं मानी, तो दैट मीन्स इट्स नॉट अ यूनानिमस डिसीजन, इट्स नॉट अ टुगेदर डिसीजन। दोनों लोगों ने, दोनों पार्टीज ने ये बात मानी नहीं, तो ये बाइंडिंग नहीं होगी। बाइंडिंग का क्या मतलब है कि ये दोनों के लिए फॉलो करना लीगली नहीं होगा, लीगल नहीं होगा, क्योंकि यूनियन ने मान ली, मैनेजमेंट ने नहीं मानी। इसी तरह अगर मैनेजमेंट एग्री कर जाती है आर्बिट्रेशन के साथ तो फिर यूनियन जो है वो नहीं मानती, तब भी यूनानिमस डिसीजन नहीं होता, बिकॉज वन पर्सन इज गोइंग दिस वे, द अदर पर्सन इज गोइंग दिस वे। तो ये इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये तब तक बाइंडिंग नहीं हो सकता जब तक दोनों पार्टीज इसको ना माने और दोनों पार्टीज इस पे अग्री ना करें। नाउ क्रिटिकल इश्यूज फॉर यूनियंस टुडे, यूनियन मेंबरशिप, वेयर हैव द मेंबर्स गॉन। ये एक फ्रेज है जो नॉर्मली यूनियन के लिए यूज कर रहे हैं, किस लिए कि यूनियन मेंबरशिप जो है वो डिक्रीज हो रही है बहुत ज्यादा, आहिस्ता आहिस्ता यूनियन मेंबरशिप जो है वो कम होती जा रही है। यूनियन मेंबरशिप इन द यूएस, अमेरिका की, reached a high of 36% in the early 1940s. There has been a steady decline since then. Let's suppose, ये हम डायग्राम इसको चलो देख लेते हैं कि पहले हमारे पास इतनी जो कंपनीज हैं उनकी होती थी, यूनियंस उनमें होती थी, बनी होती थी। Then it has decreased and continues to be decreasing, और अब ये लेवल इसका बहुत डिक्रीज हो गया, अब ये इस लेवल पे आ गई। तो इतना जो है ना इसमें गैप आ गया है। मतलब क्या है कि पहले ऑर्गेनाइजेशंस में यूनियंस बनती थी, लाजमी बनती थी, अब यूनियंस बनना बंद हो गई हैं। क्यों है, उनकी रीजंस क्या है वो देख लेते हैं। यूनियन मेंबरशिप, वेयर हैव द मेंबर्स गॉन, क्यों यूनियनशिप कम हो रही है, यूनियन बनना बंद क्यों हो रही है। Reasons for decline in membership include, first, greater diversity of workforce. I hope कि आपको diversity अब तक समझ आ गई होगी। Diversity का मतलब है people from different backgrounds, people belonging to different languages, different castes and different work groups are called diverse workforce. पाकिस्तान की एग्जांपल लें, let's suppose somebody is working in some company, one person has come from
पंजाब, द अदर कम फ्रॉम बलोचिस्तान, और इस तरह डिफरेंट प्रोविंसेस से आते हैं. तो दे एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन कल्चर. डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट इलाके हैं, डिफरेंट उनकी जुबानें हैं, डिफरेंट उनका जो है वो तरीका है रहने का. दैट इज देयर कल्चर, दैट इज देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. तो जब डिफरेंट लोग एक जगह पे आते हैं तो वी कॉल देम अ डाइवर्स वर्कफोर्स, जिसमें वैरायटी होती है, डाइवर्सिटी होती है. तो ये ग्रेटर डाइवर्सिटी टू वर्कफोर्स आ गई है. हो सकता है कि उनमें से कुछ यूनियन में बिलीव करने वाले लोग हों और कुछ यूनियन में बिलीव ही ना करते हों. तो ये एक इशू बनता है कि जिसकी वजह से अब डिक्लाइन आ रहा है, यूनियनाइजेशन नहीं हो रही. द अदर रीजन इज ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर की ग्रोथ से भी प्रॉब्लम आता है बिकॉज इट एक्चुअली स्टार्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. यूनियनाइजेशन का वहां कॉन्सेप्ट होता है बिकॉज मशीन्स वो बंद कर जाते थे, लोग स्ट्राइक्स कर जाते थे, तो प्रॉब्लम आ जाती थी. मशीन्स कौन चलाए? मशीन्स बंद हो गई, दैट मीन्स खर्चा हो रहा है आपका, और आपकी प्रोडक्शन और आपकी एफिशिएंसी और वो जो सारी वो खत्म हो गई है. तो इस तरीके से सर्विस सेक्टर जब से आया है, मैन्युफैक्चरिंग जरा कम हो रहा है, तो उसमें भी यूनियनाइजेशन की कमी आ गई है. देन डिमिनिश्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ यूनियंस, कि हो सकता है कि लॉ की वजह से या किसी और रीजन की वजह से जो यूनियन के पास पैसे होते थे, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि यूनियन की फी होती है, हर एम्प्लॉय उनके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे देता है हर महीने, हर हफ्ते, या जो भी उनके प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं. वो फंड्स जो हैं उससे यूनियन अपने आप को स्ट्रांग रखती थी, अपने आप को ठीक रखती थी. अब वो फंड्स जो हैं वो डिमिनिश होना शुरू हो गए हैं, वो खत्म होना शुरू हो गए हैं. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिकल रीजंस के जो यूनियनाइजेशन है वो खत्म हो रही है. देन एंटी यूनियन प्रेशर्स रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड कंपैटिटिवनेस. बहुत सारे लोग यूनियन को नहीं पसंद कर रहे. जिस तरह हमने एक अभी पीछे बात की वोट की, जब बात कर रहे थे कि जब वोट दे रहे होते हैं यूनियन के लिए, यूनियन फॉर्मेशन के लिए, तो मैनेजमेंट डिस्करेज करती है. ये क्या है? दिस इज वन ऑफ द प्रेशर्स. यहाँ कंपेटिटिवनेस बहुत हो गई है कि हर बंदा जो है वो कंपेटिटिव हो गया है और हर ऑर्गेनाइजेशन कंपेटिटिव हो गया है. उसकी वजह से पीपल डोंट बॉदर अबाउट यूनियंस नाउ. पीपल दे वांट टू वर्क एंड दे वांट टू ग्रो. तो उसमें फिर यूनियन का जो है वो इतना रोल नहीं रहा. प्लस एक और चीज भी सोचे कि अवेयरनेस काफी आ गई है. लॉ जो है उसने इतना बाइंड कर दिया है ऑर्गेनाइजेशंस को कि अब वर्कर्स को जो प्रोटेक्ट है, लॉ उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं. तो उससे भी एक यूनियनाइजेशन में कमी आ गई कि जब लोगों को जरूरत ही नहीं होगी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करवाने की, ऑलरेडी दे आर प्रोटेक्टेड, तो फिर यूनियनाइजेशन में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे. देन लेऑफ्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनियन वर्कर्स. अब मैनेजमेंट ने क्या किया, उन्होंने देखा कि यूनियन जो है ये बहुत ज्यादा बन रही है और हो रहा है. तो इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स उन्होंने जैसे ही कोई यूनियन फॉर्म होने लगती थी सबको वर्कर्स को फायर कर दिया, रिप्लेसमेंट की, और नेक्स्ट टाइम फिर जॉब इनसिक्योरिटी उनको आ जाती है वर्कर्स को जो यूनियन बनाना चाहते हैं. तो उस जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से वो फिर यूनियन बनाते ही नहीं है. तो उसकी वजह से भी ले ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनियन वर्कर्स, कि अगर यूनियन 50 लोगों की बन गई है तो उसमें से 30 लोगों को निकाल दिया, जो बाकी 20 रह जाते हैं वो डर के यूनियन नहीं बनाते कि हमें भी ना निकाल दें. बिकॉज दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, कि उसने काम करना है, उसने पैसे कमाने हैं, उसने अपनी फैमिली को देखना है. देन हायरिंग ऑफ रिप्लेसमेंट वर्कर्स फॉर स्ट्राइकर्स. जो अभी हमने बात की कि वो लॉकआउट्स कर देते हैं, लॉक कर देते हैं फैक्ट्री को, और एक्सेस जो है उसको डिनाई कर देते हैं. अगर आपने एज एन एम्प्लॉय स्ट्राइक की, थ्रेट करने की कोशिश की मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट आपकी जगह पे नया बंदा रख लेगी, आपको वैसे ही फारिग करवा देगी, खत्म कर देगी. तो नेक्स्ट टाइम पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट ट्राई एंड स्ट्राइक. तो उसकी वजह से फिर स्ट्राइक नहीं करनी तो फिर यूनियन बनाने का फायदा नहीं है. तो यूनियन नहीं बनती इस वजह से कि इनसिक्योरिटी लोगों में आ जाती है कि अगर हम यूनियन बनाएंगे तो हमें ऑर्गेनाइजेशन फायर कर देगी, और जो हमारा जो एक चल रहा है हमारा सिस्टम ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट, ये खत्म हो जाएगा. तो इस इनसिक्योरिटी की वजह से भी जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. देन यूनियन मेंबरशिप, वेयर हैव द मेंबर्स गॉन. Unions are changing some of their organizational tactics and may currently be gaining public support. अब यूनियंस जो हैं they have also improved. अब उन्होंने कहा कि एम्प्लॉइज की सपोर्ट लेना छोड़ देते हैं. मीडिया इतना एडवांस है, हर चीज फौरन जो है वो पब्लिक में आ जाती है. तो अब उन्होंने पब्लिक की जो है
वो सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है इंस्टेड ऑफ द एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉइज की अगर सपोर्ट लेते थे तो वो प्रॉब्लम, अब किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम होती है, वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है सुपरवाइजर के साथ, सीनियर मैनेजमेंट के पास, देन टॉप मैनेजमेंट के साथ, नहीं रिजॉल्व होती तो वो ओपन मीडिया में आ जाता है, वो ओपन पब्लिक में आ जाता है, उनकी सपोर्ट गेन करना शुरू कर देता है। ये हम टेलीविजन पे इधर उधर मीडिया में देखते रहते हैं कि कई दफे ऐसे केसेस आपके पास आ जाते हैं कि फैक्ट्री वाले ने ये ज्यादती कर दी, कोई एम्प्लॉय जो है उसके साथ जो है उसको पे नहीं पूरी मिल रही, उससे काम ज्यादा लिया जा रहा है, तो अब देव स्टार्टेड चेंजिंग देयर टैक्टिक्स, तरीके चेंज करना शुरू कर दिए उन्होंने, और अब डिफरेंट तरीकों से वो प्रेशराइज कर रहे हैं अपनी मैनेजमेंट को ताकि उनकी बात मानी जाए। नाउ लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, अब कुछ जो यूनियंस हैं उन्होंने ये देखा कि फाइटिंग करना जो है या स्ट्राइक्स करना या नेगेटिवली आर्ग्यू करना विद द मैनेजमेंट वो सूटेबल नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट के पास भी अपनी जो है टैक्टिक्स हैं, मैनेजमेंट के पास की अपनी पावर है, वो यूज करके वो एम्प्लॉयज को मजीद इनसिक्योर कर सकती है। तो उसमें कुछ पार्टीज ने, कुछ यूनियंस ने ये देखा नाउ कि सम यूनियंस रिकॉग्नाइज दैट दे कैन गेन मोर बाय कोऑपरेटिंग विद मैनेजमेंट रादर देन फाइटिंग। तो पॉजिटिव अप्रोच जो है वो इसमें आ गई है। मतलब क्या है कि अगर फाइट करेंगे तो मे बी आपको इतना फायदा ना हो सके, तो चेंज द टैक्टिक, चेंज द प्रोसीजर एंड लेट्स अडॉप्ट अ पॉजिटिव चेंज, कि आप उनके साथ फ्रेंडशिप करें, आप उनके साथ हेल्प करें, लेट्स बिकम टुगेदर। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अप्रोचेस चेंज हुई हैं, पहले होता था ऑल बाय द बॉस, कि बॉस जो कहता था वही होता था, फिर एक टाइम आया जिसमें थोड़ा सा वर्कर्स पे शिफ्ट कर दिया, नाउ इट्स अ वी आर इन टुगेदर अप्रोच। अब अप्रोच जो है वी आर इन टुगेदर की है कि एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट या ओनर, जिसको आप कहते हैं कि वो पैसा उसके जेब में जा रहा होता है, जो भी है मालिक है उस ऑर्गेनाइजेशन का, अब ये दोनों मिलके काम करते हैं। जिस तरह हमने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई भी थोड़ा देखा था, मैनेजर्स के व्यू जो है वो चेंज हो रहे हैं। पहले वो सोचते थे कि एम्प्लॉइज जो हैं वो किसी काम के नहीं है, दे डोंट हैव एनी क्रिएटिविटी, दे डोंट वांट टू वर्क, दे डोंट हैव एनी एम्बिशंस। अब क्या है, अब मैनेजर्स थिंक कि एम्प्लॉइज अच्छे हैं। अब इसी तरीके से यूनियंस ने भी अपना रास्ता चेंज कर लिया है, टैक्टिक चेंज कर ली है, और उन्होंने कहा है कि वी कैन गेन मोर बाय हेल्पिंग एंड बाय सपोर्टिंग द मैनेजमेंट देन फाइटिंग, कि अगर हम फाइट करेंगे तो हो सकता है हमें वो फायदे ना हो सकें जो हम इनके साथ फ्रेंडशिप करने से ले सकते हैं। तो ये एक लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आ गया। देन सनशाइन लॉज, सनशाइन लॉज क्या कहते हैं? सनशाइन लॉज इन सम स्टेट्स मैंडेट दैट लेबर मैनेजमेंट नेगोशिएशंस बी ओपन टू द पब्लिक। ये अमेरिका में लॉज ऑब्वियसली ये इंप्लीमेंटेड है सम स्टेट्स में, बाकी जगहों पे भी डिपेंड करता है कि उनके लॉज सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। तो सनशाइन लॉज या सनशाइन लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो भी लेबर में और मैनेजमेंट में नेगोशिएशन होती है वो नेगोशिएशन पब्लिक में जरूर आनी चाहिए। वाई? बिकॉज पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक का पार्ट है, सोसाइटी है, दे आर लिविंग एंड दे आर वर्किंग इन द सेम सोसाइटी। वर्कर्स कहां से आते हैं? सोसाइटी से। पब्लिक कहां है? उसी सोसाइटी में। तो दे आर अ पार्ट ऑफ ईच अदर। सो दैट्स वाई अगर कोई निगोशिएशंस होती हैं बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, बिटवीन द यूनियंस एंड द मैनेजमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है इट शुड कम इन ओपन पब्लिक। तो इसको हम सनशाइन लॉज कह देते हैं। नाउ इंटरनेशनल लेबर रिलेशंस में द यूरोपियन कम्युनिटी, यूरोपियन कम्युनिटी जो है वो बहुत जल्दी अपने लॉज को चेंज कर रही है, इंप्रूव भी कर रही है और चेंज भी कर रही है। ब्रिंग्स टुगेदर डजन्स ऑफ मोर लेबर रिलेशनशिप सिस्टम्स। इन्होंने बहुत सारे लेबर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए हैं कि इतने आवर्स के लिए काम कर सकते हैं, इतने आवर्स के लिए काम नहीं कर सकते, स्टूडेंट के लिए कितने आवर्स होंगे, फुल टाइम वर्कर कितना काम कर सकता है, विमेन कितना काम कर सकती हैं, छुट्टियां किस तरीके से होंगी, जो पब्लिक हॉलीडेज हैं, प्राइवेट हॉलीडेज हैं, सिक लीव्स हैं, मैटरनिटी लीव्स हैं, ये किस तरीके से होंगी। इसमें बहुत सारी चेंजेस लेके आ रही है। तो इसमें अब काम करने वालों के लिए ये सजेशन है कि कंट्रीज विशिंग टू डू बिजनेस इन यूरोप मस्ट कीप अप विद चेंजिंग लेबर लेजिस्लेशंस, कि जो उनके लॉज में, उनकी लेजिस्लेशन में चेंजेस आ रही हैं, लेबर की लेजिस्लेशन में, उनके साथ उनको कोप अप करना पड़ेगा, अदरवाइज they will not be able to work with European communities. Now,
यूनियनाइज्ड परसेंटेज। अब इस टेबल में विच हैज बीन टेकन फ्रॉम योर बुक डायरेक्टली, इस टेबल में उन्होंने दिखाया हुआ है कि कौन सी कंट्री है। ऑन वन साइड दिस इज द कंट्री साइड, कि चाइना है, स्वीडन है, बेल्जियम है, कनाडा, जर्मनी, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, जापान, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रांस। ये डिफरेंट कंट्रीज हैं। और इसमें अब दूसरी तरफ देखेंगे ये परसेंटेजेस दिखाई हुई हैं। अब ये परसेंटेजेस क्या इंडिकेट कर रही हैं कि चाइना में 90% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव यूनियंस। चाइना में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें से 90% ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनियनाइजेशन हो रही है। दिस इज अ वेरी बिग फिगर, इसलिए कि 90% ऑलमोस्ट सब में ही हो रही है फिर तो। इसी तरह ये डिक्रीज होते होते क्या हो रहा है, स्वीडन जो है उसमें 78% जो है वो यूनियनाइज परसेंटेज है, 78% जो उसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें यूनियन है। देन बेल्जियम है, देव गॉट 53। फिर आपके पास आ जाती है नेक्स्ट कनाडा, इसमें 30 है। देन इट्स जर्मनी एंड देन मैक्सिको एंड देन कमिंग डाउन टू यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, एंड सबसे कम इस टेबल में फ्रांस में है 8%, विच इज क्वाइट अ स्मॉल नंबर। तो ये अब देखेंगे किस तरीके से ग्लोबली जो यूनियनाइजेशन है उसकी परसेंटेज फ्लक्चुएट करती है, कि एक कंट्री में तो 90% है और एक कंट्री में 8% है। तो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंट्रीज के लॉज पे, डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिसीज पे, लेबर लॉज पे, इंडस्ट्रीज लॉ पे, कि किस तरीके से वो डील करते हैं लोगों को। एक अजम्पशन इससे ये ली जा सकती है कि जिन कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुद अपने एम्प्लॉयज को ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनके राइट्स, वो ज्यादा यूनियनाइजेशन नहीं करेंगे, बिकॉज दे ऑलरेडी आर प्रोटेक्टेड। उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके राइट्स को कोई वायलेट ही नहीं कर रहा, तो उनको ऐसा इशू नहीं होगा। बट जिन कंट्रीज में प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही, मे बी दिस इज वन ऑफ द असम्पशंस, इट इज नॉट परफेक्टली और इट इज नॉट पॉसिबल। ये असम्पशन ली जा सकती है कि यूनियनाइजेशन वहीं ज्यादा होती है जहां उनको पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे लॉज को, हमारे राइट्स को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। देन यही एक और बात हम करते हैं कि प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। मतलब जो आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें यूनियनाइजेशन की परसेंटेज बड़ी कम है आजकल, और जो पब्लिक है उसमें परसेंटेज कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा यूनियनाइजेशन की परसेंटेज हमें देखनी पड़ती है कि किस तरीके से है। नाउ समरी recap of what we did in this lecture. First of all, grievance हमने देखा कि grievance है क्या, फिर उसका देखा कि grievance का प्रोसीजर क्या है, फिर हमने मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट देखा, फिर grievance के डिफरेंट जो है स्ट्राइक्स और उसके रिजल्ट्स आउटकम्स क्या होती हैं। तो हमने कहा कि grievance क्या है, इट इज अ कंप्लेंट रिजॉल्विंग प्रोसेस कंटेन्ड इन द यूनियन कॉन्ट्रैक्ट, कि यूनियन और एम्प्लॉय जो मैनेजमेंट है उसके दरमियान कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ग्रीवियंस को रिजॉल्व करने का प्रोसेस जो है वो लिखा होता है कि क्या स्टेप्स होंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे। तो उसको हमने डिस्कस किया। ग्रीवियंस जो प्रोसीजर है किस तरीके से वो होता है, हमने देखा कि दो पार्टीज थी उसमें, इधर एक मैनेजमेंट की पार्टी है, इधर आपके पास एम्प्लॉयज की पार्टी है। ये सुपरवाइजर है, ये एम्प्लॉय है, ये इससे बात करता है। अगर तो यस अग्री हो गया तो ठीक है, नहीं एक ने भी पार्टी ने अगर बात नहीं मानी या दोनों पार्टीज ने नहीं मानी तो इट इज गोइंग टू शिफ्ट टू दी अदर लेवल। फिर हमने देखा कि अगर यहां ऐड हो गए, यहां एम्प्लॉयज ऐड हो गए, यहां दो एम्प्लॉयज हो गए, यहां एक था, यहां दो यूनियन के मेंबर हो गए, देन वी मूव्ड ऑन टू थर्ड पॉइंट कि अगर तो यहां अग्रीमेंट हो जाए तो ठीक है, नहीं हो नो एंड नो, तो फिर आप क्या करते हैं, यू मूव ऑन टू अनदर स्टेप। इस तरह आप 4 स्टेप फॉलो करने के बाद अगर फिर भी आपका अग्रीमेंट नहीं होता तो फिर यहां आर्बिट्रेशन का एक आ जाता है मेथड कि आप आर्बिट्रेटर को ले आते हैं। तो ये आप जब उस डायग्राम से रिकॉल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि आर्बिट्रेशन होती क्या है, आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर कौन है। तो आर्बिट्रेशन एक मेथड है जो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवाते हैं जिस मेथड से, दैट इज एन आर्बिट्रेशन मेथड। और जो उसको रिजॉल्व करता है या जो ग्रुप या जो ऑर्गेनाइजेशन या जो पर्सन, ही और शी और ग्रुप इज अ आर्बिट्रेटर।
देन हमने देखा कि जो है स्ट्राइक्स हो सकती हैं, स्ट्राइक्स वर्सेस लॉकआउट क्या है। इकोनॉमिक स्ट्राइक्स हमने कहा लेबर एंड मैनेजमेंट कैन नॉट रीच एग्रीमेंट बिफोर द करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट उनका नहीं होता तो वो स्ट्राइक कर देते हैं, दे स्टॉप वर्किंग, द एम्प्लॉय स्टॉप वर्किंग। और फिर वाइल्ड कैट स्ट्राइक्स हैं कि इलीगल ये स्ट्राइक होती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जिस्टिंग होता है लेकिन उसी में से कुछ चीजें आपको मंजूर नहीं होती तो फिर आप डिससेटिस्फेक्शन शो करने के लिए वॉकआउट कर जाते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट लॉकआउट्स और इसका हमने एंगल भी डिस्कस किया कि लॉकआउट जो होता है ये एम्प्लॉयर की तरफ से होता है, मैनेजमेंट की तरफ से होता है कि वो अगर यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, अब ऑर्गेनाइजेशन लॉकआउट कर देती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो यूनियन के मेंबर्स हैं उनका फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में आना जो है वो बंद कर देती है, एक्सेस उनका डिनाई कर देती है, दे कैन नॉट एंटर द प्रेमिसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब इस तरह का लॉकआउट्स हो जाते हैं इससे एम्प्लॉयज को थ्रेट होता है, तो कई दफा एम्प्लॉयज मैनेजमेंट की बात मान के वापस आ जाते हैं, नहीं तो मैनेजमेंट जो है उनका ये फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स द रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्कर्स जिन्होंने स्ट्राइक की है। तो इस तरीके से लॉकआउट को हमने डिस्कस किया कि लॉकआउट क्या चीज है। देन हमने कहा कि यूनियन मेंबरशिप जो है वेयर हैव द मेंबर्स गॉन, तो हमने कहा कि 40-50 इयर्स बैक बहुत सारे लोग जो हैं वो यूनियंस बनाते थे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में यूनियंस बनती थी, बट नाउ इट हैज बीन डिक्रीज्ड। उसमें डिफरेंट रीजन हमने डिस्कस किए कि डाइवर्सिटी आ गई है, सम पीपल बिलीव, सम पीपल डज नॉट बिलीव। फिर हमने कहा कि कंपेटिटिवनेस बहुत ज्यादा हो गई है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि मे बी द लॉज एंड द अथॉरिटीज दे हैव स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज को अब यूनियन की ज्यादा जरूरत नहीं रही। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट सनशाइन लॉ और कॉर्पोरेशन, लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। कि लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन का मतलब यह है कि वो कोऑपरेट करते हैं विद द मैनेजमेंट। अब वो ये सोचते हैं कि मे बी वी कैन गेन मोर, हम ज्यादा अचीव कर सकते हैं बाय सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग द मैनेजमेंट देन फाइटिंग विद देम। कि एक तरीका है स्ट्राइक पे चले जाओ, एक तरीका है उनके साथ मिलके सपोर्ट करके काम करके तो ज्यादा गेन कर लो। तो नाउ दे स्टार्टेड चेंजिंग देयर टैक्टिक्स। देन वी टॉक्ड अबाउट सनशाइन लॉ। सनशाइन लॉ क्या कहता है? इट इज इम्प्लीमेंटेबल इन अमेरिका, मे बी इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, बट कहता क्या है ये? कहते हैं कि जो भी निगोशिएशंस ऑर्गेनाइजेशन की और यूनियंस की होती हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिक में ओपन किया जाए ताकि पब्लिक जो है उसको देख सके एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पब्लिक को पता होना चाहिए कि क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट यूनियनाइज्ड परसेंटेज, कि डिफरेंट कंट्रीज में यूनियन की जो परसेंटेज है वो कितनी है और कितनी नहीं है। तो उसमें हमने देखा कि चाइना में लेट्स सपोज 90% जो है यूनियनाइजेशन है, विच इज अ वेरी हाई रेट, और फ्रांस में ऑन द अदर एक्सट्रीम वी सॉ कि 8% है। तो ये डिपेंड करता है कि किस कंट्री के लॉज कैसे हैं और किस कंट्री के वर्क एनवायरमेंट्स और बाकी सारी चीजें कैसी हैं, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से यूनियनाइजेशन हो रही है, किस तरीके से यूनियनाइजेशन नहीं हो रही। तो ये हमने सारा आज कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस किया है, और नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर उसमें इंशाल्लाह हम मजीद डिटेल में कुछ और कॉन्सेप्ट्स करेंगे रिलेटेड टू आवर HRM। आई होप आपको समझ आ रही है नाउ, बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर लास्ट लेक्चर्स। तो कोशिश करें कि हर चीज को रिवाइज करें और अपने ऊपर बोझ ज्यादा ना होने दें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।